प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस क्या हैं? बेसिकली दिस आर द इंटरेक्शंस बिटवीन टू और मोर देन टू प्रोटीन्स, दो या दो प्रोटीन्स के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा प्रोटीन्स के दरमियान किसी भी किस्म का इंटरेक्शन क्या कहलाता है? प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस कहलाता है। आफ्टर द डेवलपमेंट इन सिस्टम्स बायोलॉजी द कॉन्सेप्ट दैट वन एंजाइम कैटालाइजेस वन मेटाबॉलिक रिएक्शन हैज़ बीन चेंज्ड। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई साइंस में, बायोलॉजी में, तो ये कॉन्सेप्ट सामने आया कि एंजाइम जो है वो सिर्फ एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को चेंज करने की सलाहियत नहीं रखता। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर प्रोसीडेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। बल्कि होता क्या है कि सिर्फ एक एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, वहाँ पे ग्रुप ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लें ग्लाइकोलिसिस की, ले लें क्रेब्स साइकिल की एग्जांपल ले लें, तो वहाँ पे सिर्फ एक एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे देयर आर सो मैनी एंजाइम्स, राउंड अबाउट 8 to 9 एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोलिसिस, जिसे हम सबको पता है। और ग्लाइकोलिसिस को हम लोग शुरू से अपने 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसमें 8-9 रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं, तो तब जाके एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, वो भी एक पूरे प्रोसेस का, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है ग्लाइकोलिसिस। जब तक क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, ईटीसी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी, तब तक वो पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस भी पूरा नहीं होगा। तो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए सिर्फ एक एंजाइम नहीं होता, बल्कि उसके लिए मैनी एंजाइम्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं, मैनी प्रोटीन्स रिक्वायर होती हैं। तो किस तरह से वो प्रोटीन्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस। इंटरेक्टोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्सोसोम्स बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स इन डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। इंटरेक्टोम्स या कॉम्प्लेक्सोसोम्स भी कह सकते हैं इनको। किस बेस पे कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या है, ये एक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन है जो किसी एक मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। एक मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात नहीं की जा रही, एक मेटाबॉलिक पाथवे की, जिसमें अभी आपको बताया फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस। तो एक मेटाबॉलिक पाथवे में नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स जो इन्वॉल्व हैं उनको हम कलेक्टिवली इंटरेक्टोम्स भी कह सकते हैं और कॉम्प्लेक्सोसोम्स भी कह सकते हैं। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस जो हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं, हमें टू डिटेक्ट सेलुलर फंक्शंस एंड टू डिटेक्ट मॉलिक्यूलर फंक्शंस, कि एक सेल का फंक्शन क्या है, या सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं उनके सेलुलर उनके फंक्शंस क्या हैं, और इस तरह मॉलिक्यूलर फंक्शंस क्या हैं, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं, कौन कौन से फंक्शंस वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस जो हैं वो बताते हैं, गाइड करते हैं। ओके, सो डिटेक्टिंग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस हेल्प टू डिफाइन नंबर 1 सेलुलर फंक्शंस एंड नंबर 2 मॉलिक्यूलर फंक्शंस। अगर हमें प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस के बारे में पता चल जाए तो हमें काफ़ी हद तक एक सेल के फंक्शन का और उसके मॉलिक्यूलर फंक्शंस का पता चल जाएगा जो उसके अंदर हो रहे होते हैं। टेक्निक्स यूज टू आइडेंटिफाई प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस क्वाइट वेरीड। जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, वो काफ़ी वेरिड होती हैं। सेम टेक्निक्स नहीं होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें वैरायटी है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स है जिनको यूज़ करते हुए हम जो है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द कंपैरेटिव जीनोमिक्स। कंपैरेटिव जीनोमिक्स क्या है? एक वन ऑफ द मेथड है टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस और टू डिटर्मिन और टू डिटेक्ट द प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस। इसमें वन ऑफ द मेथड इज़ कंपैरेटिव जीनोमिक्स। तो कंपैरेटिव जीनोमिक्स बेसिकली क्या है, जिसमें हम जो है वो जीनोम्स को कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर दो प्रोटीन्स सेम होंगी, जैसे आइसोफॉर्म्स हैं उसकी, आइसोजाइम्स हैं, तो उनका फंक्शन सेम होता है। आइसोजाइम्स का फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। हालांकि वो डिफरेंट जीन से बन रहे होते हैं, वो एंजाइम डिफरेंट जीन से बन रहा है, वो प्रोटीन डिफरेंट जीन से बन रहा है, पर दोनों का फंक्शन सेम है। तो इस तरह से हम जो है वो आइडिया लगा सकते हैं कंपैरेटिव जीनोमिक्स की मदद से कि अगर दो जीन्स के जीनोम में सिमिलैरिटी पाई जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है अगर उनका जीनोमिक सीक्वेंस अगर सिमिलर है तो समहाउ वो एक ही जैसा प्रोटीन भी बनाएंगे, समहाउ वो एक ही जैसा एंजाइम भी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एक तरह के सीक्वेंस से उसी तरह के अमीनो एसिड्स आके लगेंगे ना, और वो तकरीबन सिमिलर स्ट्रक्चर का आपके पास प्रोटीन आएगा। तो जब आप जीनोम को कंपेयर कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और उससे आप जो है वो फंक्शन भी आइडेंटिफाई कर सकोगे कि इस तरह के स्ट्रक्चर पे ऐसा फंक्शन है, इस तरह के जीनोम पे ऐसा फंक्शन होता है। तो आप जो कंपैरेटिव जीनोमिक्स की मदद से भी फंक्शंस को, प्रोटीन इंटरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो।
कंपैरिजन ऑफ जीनोम कंपोजिशन इसमें सबसे पहले आ जाती है, जिसमें मैंने भी आप लोगों को बताया द प्रेजेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन अ पर्टिकुलर जीनोम कैन हिंट एट प्रोटीन फंक्शन सच एज जीनोम डेटाबेस फॉर अ पर्टिकुलर जीन्स। तो इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या हैं कि कोई प्रोटीन है तो उसको डेटाबेस पे, जीनोमिक डेटाबेस पे सर्च करते हैं, जहाँ जीनोमिक डेटाबेस पे अगर हमें उसके बारे में कोई भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, लाइक उसका सीक्वेंस इससे कंपेयर करता है, उसका सीक्वेंस इससे मिलता है, तो हमें फिर पता चल जाता है कि इसका सीक्वेंस अगर इससे सिमिलर है तो समहाउ इसका फंक्शन जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड होगा, या इस तरह से होगा, या ये इस तरह से किसी दूसरी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करेगी। तो हमें प्रोटीन इंटरेक्शंस के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि नीचे एक टेबल बना हुआ है, उसमें आपके पास 4 स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ जिनको नेम दिया गया है 1 2 3 4, और उनमें प्रोटीन्स जो हैं वो चेक की गई हैं P1 P2 P3 P4 P5 P6 एंड P7। सबसे पहले अगर हम P1 को देखें तो P1 प्रोटीन को आप देख सकते हो कि वो स्पीशी नंबर 1 में प्रेजेंट है, और स्पीशी नंबर 3 में प्रेजेंट है, और स्पीशी नंबर 4 में प्रेजेंट है, बट वो स्पीशी नंबर 2 में प्रेजेंट नहीं है। अगर वो प्रोटीन स्पीशी नंबर 1 में प्रेजेंट है तो इट्स मीन, और अगर वही प्रोटीन P1 प्रोटीन ही अगर स्पीशी नंबर 3 में भी प्रेजेंट है तो इट्स मीन कि दोनों का फंक्शन वहाँ पे क्या होगा, सिमिलर होगा। बेशक स्पीशीज़ डिफरेंट हैं बट फंक्शन कैसा होगा, सिमिलर होगा उनका। वो इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ, दूसरी प्रोटीन्स के साथ जो है वो तकरीबन सिमिलर फैशन में करेंगे, और वो इंटरेक्शन के साथ साथ उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो अगर एक प्रोटीन एक स्पीशी में पाई जा रही है और अगर वैसी ही प्रोटीन बिल्कुल किसी दूसरे स्पीशी में भी पाई जाती है तो हम उससे जो है उनके जीनोम को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि जी इनका फंक्शन जो है वो कैसा होगा। इसी तरह प्रोटीन 2 है, तो आप देख सकते हो कि प्रोटीन 2 जो है P2 वो ना तो स्पीशी नंबर 1 में प्रेजेंट है, ना ही वो स्पीशी नंबर 2 में प्रेजेंट है, बट इट इज़ प्रेजेंट इन स्पीशी नंबर 3 एंड नॉट इन स्पीशी नंबर 4 एज वेल। सिर्फ वो किस में प्रेजेंट है, स्पीशी नंबर 3 में प्रेजेंट है। उससे मिलती जुलती कोई भी प्रोटीन ना स्पीशी नंबर 1 में है, ना 2 में है, ना 4 में है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा जो है वो आइसोलेटेड प्रोटीन है, और ये वाली प्रोटीन जो है, जो भी प्रोटीन उन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी, वो उसका कोई भी मैचिंग सीक्वेंस जो है वो इर्द गिर्द की स्पीशीज़ में नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें प्रोटीन 3, तो प्रोटीन 3 भी अगेन जो है वो हमारे पास 3 डिफरेंट स्पीशीज़ में प्रेजेंट है। प्रोटीन स्पीशी नंबर 1 में, स्पीशी नंबर 2 में, स्पीशी नंबर 4 में, सिर्फ स्पीशी नंबर 3 में नहीं है। तो 3 स्पीशीज़ में है, उससे हम जो है आइडिया लगा सकते हैं कि उसका फंक्शन जो है वो क्या होगा। एंड सो फॉर द ऑल अदर प्रोटीन्स। कंपैरिजन ऑफ जीन्स फ्रॉम 4 ऑर्गेनिजम्स। अगर हमारे पास जो है वो 4 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनसे जो है वो इस तरह से कंपैरिजन किया हुआ है, जो कि टेबल में आगे आप लोगों को दिखाया हुआ है। द 2 जीन्स प्रेजेंट टुगेदर इन अ जीनोम माइट इनकोड फंक्शनली रिलेटेड प्रोटीन। वो वाली जीन्स जो कि किसी जीनोम में इकट्ठी प्रेजेंट हैं तो वो रिलेट कर सकते हैं हम उसको कि फंक्शनली जो है वो एक दूसरे के रिलेटेड प्रोटीन्स होंगे। द फंक्शन ऑफ वन प्रोटीन कैन बी को रिलेटेड ओनली इफ द फंक्शन ऑफ द अदर प्रोटीन इज नोन। और हम को रिलेट कब कर सकते हैं, सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमें एक प्रोटीन का फंक्शन पता होगा। जब हमें इस प्रोटीन का फंक्शन पता है तब ही हम किसी दूसरी स्पीशी में प्रेजेंट उसी की तरह की सिमिलर प्रोटीन का फंक्शन जो है वो को रिलेट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि हाँ इसका फंक्शन भी समहाउ कुछ इस तरह से होगा। बट फर्स्ट प्लेस में हमें जो सबसे पहले जब वो प्रोटीन डिस्कवर हुई है तो हमें उसका फंक्शन जो है वो पता होना चाहिए, उसके प्रोटीन इंट्रैक्शन जो है हमें पता लगाना पड़ेंगे। यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है जिसकी मदद से हम जो है वो प्रोटीन इंट्रैक्शंस या प्रोटीन फंक्शंस के बारे में जो है वो मालूमात हासिल कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। तो यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम प्रोवाइड्स जेनेटिक बेसिस ऑफ डिफाइनिंग प्रोटीन इंट्रैक्शंस। ये भी एक जेनेटिक बेसिस हमें प्रोवाइड करता है प्रोटीन इंट्रैक्शंस को डिफाइन करने के लिए, उनको डिटरमिन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। DNA transcription is facilitated by the action of a protein known as transcription factor। DNA ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हमें सबको पता है कि वो फैसिलिटेट होती है किससे, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसको कहते हैं TF। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब तक नहीं होगा और उसके साथ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बाइंड नहीं करेंगे तब तक जो है वो DNA ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होती। तो GAL4 प्रोटीन जो है वो प्रोटीन है, इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ लैक जीन इन यीस्ट। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है किसका, लैक जीन का, यीस्ट में, सैक्रोमाइसिस सेरेविज़ाई में। यीस्ट में लैक जीन एक जीन होती है, उसका नाम है लैक जीन। उस जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है दैट इज GAL4 प्रोटीन। तो लैक जीन इन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन।
जो लैक जीन है वो इनकोड किसको करती है, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को इनकोड करती है। GAL4P हैज़ 2 डोमेन्स, ये जो GAL4 प्रोटीन है इसकी 2 डोमेन्स होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 होती है DNA बाइंडिंग डोमेन एंड द सेकंड वन इज़ एक्टिवेशन डोमेन। DNA बाइंडिंग डोमेन क्या है बेसिकली कि ये DNA के साथ बाइंड करती है उस स्पेसिफिक साइट पे, जिस स्पेसिफिक साइट पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी होती है। और एक्टिवेशन डोमेन जो है ये वो डोमेन है जो इंटरेक्ट करती है किसके साथ, RNA पॉलीमरेज के साथ। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है GAL4 प्रोटीन, इसके अंदर 2 डोमेन्स हैं। एक डोमेन DNA बाइंडिंग डोमेन है, दूसरी डोमेन एक्टिवेशन डोमेन है। जो DNA बाइंडिंग डोमेन है वो DNA के साथ बाइंड करेगी उस स्पेसिफिक साइट पे जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है, जहाँ से लैक जीन को, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन को क्या करना है, ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगी। अब जो उसकी दूसरी डोमेन है एक्टिवेशन डोमेन, वो क्या करेगी, जब RNA पॉलीमरेज आएगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए तो वो RNA पॉलीमरेज के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगी ताकि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो सके, यानी कि सिग्नल देगी DNA को भी और RNA पॉलीमरेज को भी ताकि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो। So the DNA binding domain is brought closer to the activation domain by the interaction of 2 proteins। जो DNA binding domain है वो करीब आ जाती है एक्टिवेशन डोमेन के, कब, जब 2 प्रोटीन्स जो है आपस में इंटरेक्ट करती हैं। कौन सी दो प्रोटीन्स? GAL4 प्रोटीन एंड RNA पॉलीमरेज, दोनों प्रोटीन्स हैं। दिस प्रोटीन इंटरेक्शन accompanies the expression of the reporter gene that is lac gene in yeast। जब ये प्रोटीन इंटरेक्शन होता है, जब एक्टिवेशन डोमेन RNA पॉलीमरेज के साथ जो इंटरेक्ट करती है, तब जाके एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है लैक जीन की। The proper functioning of beta galactosidase gene is in yeast hybrid cells is indicated through the formation of blue yeast colonies। प्रॉपर फंक्शनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन की हो रही है कि नहीं हो रही, प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस हो रहा है यीस्ट में कि नहीं हो रहा, वो हम हाइब्रिड सेल्स में जो है वो इंडिकेट कराते हैं थ्रू ब्लू यीस्ट कॉलोनीज़। जहाँ पे ब्लू यीस्ट कॉलोनीज़ बन रही हों जिस कल्चर में, इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। अगर ब्लू यीस्ट कॉलोनीज़ नहीं बन रही, इसका मतलब है कि वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही। तो इसलिए हम इसको जो एज अ रिपोर्टर जीन भी इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक इन क्लोनिंग और इन अदर डिफरेंट प्रोसीजर्स। हम डिफरेंट प्रोसीजर्स में इसको जो एज अ रिपोर्टर जीन इस्तेमाल करते हैं। yeast 2 hybrid system provides the method to determine the interaction of 2 प्रोटीन्स। तो जो yeast 2 हाइब्रिड सिस्टम है ये हमें प्रोवाइड करता है मेथड जो कि डिटरमिन कराता है 2 प्रोटीन्स के इंटरेक्शन को या 2 से ज़्यादा प्रोटीन्स के इंटरेक्शन को। सो हियर इज़ द डायग्राम अबाउट yeast 2 हाइब्रिड सिस्टम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि GAL4P यानी कि GAL4 DNA बाइंडिंग डोमेन है और वो कहाँ पे जाके बाइंड कर गई है, वो GAL4 बाइंडिंग साइट पे, प्रोटीन के बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड कर गया और उसके आगे जो रिपोर्टर जीन है दैट इज़ लैक जीन। अब ये जो GAL4 प्रोटीन है इसकी एक्टिवेशन डोमेन जो है एक्टिव हो जाती है और फिर जब RNA पॉलीमरेज आके नीचे बाइंड करता है GAL4 प्रोटीन बाइंडिंग साइट से आगे, तो फिर क्या होता है कि उसकी जो एक्टिवेशन डोमेन होती है GAL4 प्रोटीन की वो इंटरेक्ट कर लेती है RNA पॉलीमरेज से। जब वो इंटरेक्शन हो जाता है तो फिर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है रिपोर्टर जीन की और हमारे पास जो है ब्लू यीस्ट कॉलोनीज़ पैदा होती हैं। अगर ब्लू यीस्ट कॉलोनीज़ नहीं पैदा हो रही तो फिर जो है वो इसका मतलब है कि हमारी जो हमारा जो प्रोसीजर था उसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, कहीं कोई गलती आई है या कोई म्यूटेशन हुई थी उस साइट पे जहाँ पे आके RNA पॉलीमरेज ने बाइंड करना था या उस साइट पे जहाँ पे आके GAL4 प्रोटीन ने बाइंड करना था, जो कि यहाँ नीचे वाली डायग्राम में दिखाया गया है। और फिर सबसे नीचे वाली डायग्राम उसमें क्या है कि GAL4 ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन जो है वो ही म्यूटेंट हुई हुई है। जहाँ पे एक्टिवेशन होनी थी ट्रांसक्रिप्शन की, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी थी वो वाली जो डोमेन थी वही क्या हुई हुई है, इनएक्टिव हुई हुई है। उसमें कोई ना कोई म्यूटेशन आई हुई है जिसकी वजह से भी क्या हो गया कि ब्लू यीस्ट कॉलोनीज़ प्रोड्यूस नहीं हुई और जब ब्लू यीस्ट कॉलोनीज़ प्रोड्यूस नहीं हुई तो इसका मतलब है कि हमारा रिपोर्टर जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। जब रिपोर्टर जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो इस मीन कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी वहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ क्लोनिंग। So the next procedure is phage display. What is phage display? Phage display क्या है? Interacting proteins are displayed on the surface of the bacterial virus.
वो वाली प्रोटीन्स जो कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं या इंटरेक्शन करने की सलाहियत रखती हैं, उनको बैक्टीरियल वायरस के सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया जाता है। बैक्टीरियोफेजेस, हमें पता है कि बैक्टीरियल वायरसेस कौन से होते हैं, दैट आर बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स gene encoding the protein of interest cloned near the DNA sequence encoding the code protein। वो वाले जीन वो वाला उस प्रोटीन का जीन जो हमारे इंटरेस्ट का होता है, हम क्या करते हैं उस प्रोटीन को, या जिस प्रोटीन के बारे में हमने फाइंड आउट करना है कि वो इंटरेक्ट करता है कि नहीं करता, उस प्रोटीन के जीन को हम क्या करते हैं बैक्टीरियोफेज के डीएनए सीक्वेंस के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देते हैं उस जगह पे जहाँ पर कोड प्रोटीन प्रोड्यूस होनी होती है, उस जगह पर जहाँ से कोड प्रोटीन का सीक्वेंस लगा हुआ होता है, जीनोमिक सीक्वेंस लगा हुआ होता है। तो जब हम उस साइट पे इसको लगाएंगे तो क्या होगा, कोड प्रोटीन के साथ हमारी जीन ऑफ प्रोटीन, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोड्यूस होगी, वो भी एक्सप्रेस होगी। जो वो एक्सप्रेस होगी तो हमारा प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होगा, और वो प्रोटीन जो है वो हमारा बैक्टीरियोफेज के कोट पे, जो उसका आउटर प्रोटीन कोट होता है, उस पर चला जाएगा। तो इससे जो है वो हमारी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी कहाँ पे, बैक्टीरियल वायरस के, दैट इज बैक्टीरियोफेज के सरफेस पे। रीस्ट्रक्चर्ड फेज जीनोम इज़ यूज टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब ये जो हमने रीस्ट्रक्चर्ड जीनोम वाला फेज जो है वो प्रोड्यूस किया है, इसको हम अलाउ कर देते हैं कि वो जाके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें। न्यू वायरस पार्टिकल्स एक्सप्रेस प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ कोड प्रोटीन। अब ये जो नए वायरस पार्टिकल्स, वायरल पार्टिकल्स बनेंगे, ये वायरल पार्टिकल्स हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करेंगे, हमारी प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे एट दी कोड प्रोटीन, एट द सरफेस ऑफ कोड प्रोटीन। क्यों? क्योंकि हमने उसका जो जीन है वही कोड प्रोटीन वाली जीन के साथ लगाया था। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि हमारे पास क्या है, विच प्रोटीन्स इंटरेक्ट विथ प्रोटीन एक्स। कौन से ऐसे प्रोटीन है जो प्रोटीन एक्स के साथ इंटरेक्ट करती है। तो हमने क्या किया, अप्लाई प्रोटीन एक्स टू द सरफेस ऑफ अ मेम्ब्रेन और माइक्रोडाइटर प्लेट। हमने उस प्रोटीन एक्स को सरफेस पे माइक्रोडाइटर प्लेट या पेट्री डिश में उसके ऊपर क्या कर दिया, हमने उसकी सरफेस के ऊपर उसको लगा दिया। अब ये हमारे पास जो है वो प्रोटीन हमारी आ गई। अब इस प्रोटीन को हमने क्या करना है, हमने इस प्रोटीन को एज अ सरफेस यूज़ करना है जिस पे आकर हमारा जो बैक्टीरियल वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, वो आके लैंड करेगा। तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, वाइल्ड टाइप फेज है। कोई भी वाइल्ड टाइप फेज है, उसका जीनोम बाहर निकालना है, उसका डीएनए बाहर निकालना है, और उसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देना है उसके जीनोम में। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने उसको इन्फेक्ट करने देना है कि वो जाके जो है वो इन्फेक्ट करे किसको, बैक्टीरियल सेल्स को। जब वो बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करेगा तो उसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर उसकी एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा तो हम देख सकते हैं कि कोड प्रोटीन जो है, जहाँ पहले वाइल्ड टाइप में देखें तो कोड प्रोटीन के ऊपर कोई भी सरफेस एक्स्ट्रा से प्रोटीन मौजूद नहीं है, जबकि नीचे वाली डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोड प्रोटीन में क्या है, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स लगी हुई हैं रेड रेड कलर की। तो दीज प्रोटीन्स आर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। ये वो वाली प्रोटीन्स हैं जो हमारी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट थी। अब क्या हुआ कि अब ये वाली जो प्रोटीन्स हैं हमने इनको छोड़ देना है कहाँ पर, जो हमने अभी प्रोटीन एक्स की जो पेट्री प्लेट या माइक्रोडाइटर प्लेट जो है वो रेडी की थी। तो अगर अब हम ये देखेंगे कि क्या वहाँ पे मौजूद प्रोटीन्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रही हैं प्रोटीन एक्स के साथ। तो अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले आ जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो डिस्प्ले नहीं होगा, और हमें पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोटीन किसके साथ इंटरेक्ट करती है और कौन सी किसके साथ इंटरेक्ट नहीं करती। By cloning of code protein gene, all other proteins in the proteome are expressed on bacteriophage surface to create a phage display library। इससे हमारे पास जो एक फेज डिस्प्ले लाइब्रेरी बन जाती है, क्योंकि हमने जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट की जीन हमने इनकॉर्पोरेट की होती है वो कोड पे प्रोड्यूस हो रही होती है। प्रोटीन एक्स फॉर विच इंटरेक्टर्स आर टू बी सॉट कैन बी मोबिलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोडाइटर प्लेट वेल्स या माइक्रोडाइटर वेल्स। वो वाली प्रोटीन जिसका हमने इंटरेक्शन फाइंड करना है कि क्या वो हमारी इंटरेस्ट की प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करती है कि नहीं करती, तो हमने उस प्रोटीन को, प्रोटीन एक्स को फॉर एग्जांपल इमोबिलाइज कर देना है ऑन द माइक्रोडाइटर प्लेट। द वेल्स आर देन फ्लडेड विद फेज डिस्प्ले लाइब्रेरी, और फिर उन वेल्स को हमने क्या कर देना, फ्लड कर देना है किससे, फेज डिस्प्ले लाइब्रेरी से, जो भी हमने फेजेस जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, म्यूटेंट फेजेस। फेज कैरिंग इंटरेक्शंस वुड रिटेन व्हाइल ऑल अदर नॉन इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स
वुड बी वॉश्ड अवे। तो जो वो वाले फेजेस जो कि प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे प्रोटीन एक्स के साथ, सिर्फ वही वहाँ पे बाइंड किए रहेंगे, बाकी सारी की सारी प्रोटीन्स और बैक्टीरिया फेजेस जो है वो वॉश आउट कर दिए जाएंगे और हमारे पास जो है फाइंड आउट हो जाएगा कि इंटरेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। The bound phage can be eluted in high salt buffer. Protein is purified and analyzed by mass spectrometry to identify the protein matching the amino acid sequences present in protein data bank. अब हमने क्या करना है, जो बैक्टीरियोफेजेस इसके साथ बाइंड किए रह गए वहाँ से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है और उसकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री कर लेनी है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री करने के बाद हमने उसके सीक्वेंस को डाटा बैंक प्रोटीन डाटा बैंक के साथ PDB के साथ जो है PDB में वहाँ पे उसको सर्च कर लेना है, उसके सीक्वेंस को, उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस को, और फाइंड आउट कर लेना है कि क्या ये वाला सीक्वेंस पहले कहीं किसी और प्रोटीन में प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो इसका फंक्शन भी उसी तरह से होगा, उससे रिलेटेड ही होगा। अगर नहीं है तो हमें और मज़ीद प्रोसीजर्स जो हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि इसका इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है। दिस टेक्निक इज़ यूज इन, ये वाली जो टेक्निक है फेज डिस्प्ले की, इसको यूज़ किया जाता है नंबर 1 इंटरेक्शन स्क्रीनिंग के लिए कि कहाँ कहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, कौन सी प्रोटीन्स इंटरेक्ट कर सकती हैं, कौन सी नहीं कर सकती, उसको स्क्रीन करने के लिए। नंबर 2 प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ के लिए, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। जी बेटा। मैम कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनको अलाउ कर दें। ओके बेटा, मैं करती हूँ। बेटा मुझे किसी की भी रिक्वेस्ट नहीं आई, जिनकी भी मुझे रिक्वेस्ट आती। इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, एक तो इंटरेक्शन स्क्रीनिंग के लिए कि क्या इंटरेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ के लिए। ऑब्वियस बात है क्लोनिंग का ये प्रोसीजर है। बैक्टीरियोफेज के कोड प्रोटीन की जहाँ पर जीन होती है उसी जीन के साथ हम जो है वो अपनी एंटीबॉडी वाली जीन जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और फिर वो जो एंटीबॉडी है वो कोड प्रोटीन में एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती है। तो इससे हम जो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ भी ले सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी भी कर सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स भी कर सकते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट है और कौन कौन से रिसेप्टर्स किस किस प्रोटीन के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज को-इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। को-इम्यूनोप्रेसिपिटेशन क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट प्रोटीन इंटरेक्शंस इन वीवो मेथड्स। इसमें क्या किया जाता है कि प्रोटीन इंटरेक्शंस फाइंड आउट तो किए जाते हैं बट इन वीवो मेथड यानी कि इन द ऑर्गेनिज्म, इन द स्पेशल ऑर्गेनिज्म, किसी स्पेशल ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको जो है प्रोटीन इंटरेक्शंस को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। When a specific protein is precipitated by an antibody, जब एक कोई स्पेसिफिक प्रोटीन जो है उसको प्रेसिपिटेट करवा दिया जाए किसी एंटीबॉडी की मदद से, some interacting proteins also get precipitated, तो उससे क्या होता है कि काफ़ी सारी जो इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स होती हैं वो भी प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। एक प्रोटीन थी, फॉर एग्जांपल प्रोटीन ले लें, प्रोटीन ए, उस प्रोटीन ए के अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी बनाई और उसको जो है वो इंटरेक्ट होने के लिए छोड़ दिया। अब प्रोटीन ए के साथ एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगी बट समहाउ जो एंटीबॉडी के साथ और डिफरेंट प्रोटीन्स होंगी या हमारे सेल्स में मौजूद और डिफरेंट प्रोटीन्स जो होंगी वो जो है वो भी उस प्रोटीन ए के साथ बाइंड कर जाएंगे। तो वो जो है वो वाली प्रोटीन्स जो है वो इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स है वो भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स आर एनालाइज बाय वेस्टर्न एनालिसिस। अब जो प्रोटीन बी प्रोटीन ए के साथ बाइंड हुई है उसको हमने वेस्टर्न एनालिसिस के थ्रू जो है वो फाइंड आउट कर लेना है कि कौन कौन सी प्रोटीन्स हुई हैं और उसके बाद जो है हमने उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेनी है। हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रोटीन्स हमारे सेल्स के अंदर मौजूद या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन ए के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो ये थी मैम। जी बेटा। मैम ये जो वेस्टर्न एनालिसिस है ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज प्रोटीन पुल डाउन एसे। व्हाट इज प्रोटीन पुल डाउन एसे? इन विट्रो मेथड है, आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म है। इन विट्रो मेथड है फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शन। डिटेक्ट किया जाता है किसको, प्रोटीन इंटरेक्शन के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ ऑफ अ लाइगेंड या लिगेंड, आप इसको जो भी पढ़ लें बेटा, लिगेंड आई गेस। यूज़ ऑफ अ लिगेंड इंस्टेड ऑफ एन एंटीबॉडी। इसमें बेसिकली क्या जाता है कि लिगेंड को इस्तेमाल किया जाता है एंटीबॉडी की बजाय। पिछले वाले में को-इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में हम एंटीबॉडी स्पेसिफिकली इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई भी लिगेंड जो है वो रेडियोएक्टिवली लेबल्ड भी हो सकता है। लिगेंड जो है वो कोई भी आपका कोई आयन हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिगेंड है। और ये इन विट्रो मेथड है। जब आपका लिगेंड जो है वो आपके स्पेसिफिक प्रोटीन ए के साथ बाइंड करेगा और वहाँ पे चूँकि आपने अपने लिगेंड को रेडियोएक्टिवली लेबल किया हुआ है तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि रेडिएशंस रिलीज़ हो रही है या फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही है। तो इट्स मीन कि वो लिगेंड
उस प्रोटीन ए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स मूव मच स्लोअर ऑन जेल दैन इंडिविजुअल प्रोटीन्स। और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें भी जो इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स हैं, सॉरी डिफरेंस नहीं, इसमें भी उसी तरह से सिमिलैरिटी है कि इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स जो हैं वो आपके प्रोटीन ए के साथ बाइंड कर सकती हैं। जो वो बाइंड कर जाएंगी तो जब आप उसको फिर रन करोगे, जेल रन करोगे, तो जो बाइंड की हुई इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स होंगी उनकी माइग्रेशन जो है वो बहुत स्लो होगी जेल पे, जबकि जो कि अनबाउंड होंगी उनकी माइग्रेशन जो है वो फास्ट होगी जेल पे। तो यहाँ से आप जो है वो रेफरेंस ले लोगे, रेफरेंस के साथ उसको कंपेयर कर लोगे और फाइंड आउट कर लोगे कि कौन कौन सी प्रोटीन जो है वो किस किस के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रही है। कंपैरिजन है बिटवीन पुल डाउन एसे एंड को-इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। डिफरेंस पहले आ जाएं। डिफरेंसेस क्या हैं को-इम्यूनोप्रेसिपिटेशन के और पुल डाउन एसे के। नंबर 1 डिफरेंसेस इन विवो एसे है को-इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, जबकि पुल डाउन एसे जो है वो इन विट्रो एसे है, वो आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म होता है। को-इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में यूजुअली इंटरेक्शन बिटवीन टू प्रोटीन्स, नॉट टू मेनी इंटरेक्शंस। मोस्टली इंटरेक्शन हो रहा होता है दो प्रोटीन्स के दरमियान, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स के दरमियान इंटरेक्शन नहीं होता को-इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में। जबकि पुल डाउन ऐसे में ऑफन मल्टीपल प्रोटीन इंटरेक्शन कुड नॉट आइडेंटिफाई डायरेक्ट इंटरेक्शन। पुल डाउन ऐसे में बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल प्रोटीन इंटरेक्शंस हो सकते हैं, सिर्फ दो ही नहीं, दो से बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटरेक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि डायरेक्ट इंटरेक्शन कौन सा वाला हुआ है। और थर्ड नंबर पे डिफरेंस क्या है, विदाउट बेट प्रोटीन प्योरीफिकेशन। को-इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में हमें कोई भी बेट प्योरीफिकेशन, प्रोटीन प्योरीफिकेशन नहीं करनी पड़ती, जबकि पुल डाउन ऐसे में हमें जो है वो प्रोटीन प्योरीफिकेशन पहले करनी पड़ती है। सिमिलैरिटीज़ में आ जाएँ तो दोनों की सिमिलैरिटीज़ हैं को-इम्यूनोप्रेसिपिटेशन और पुल डाउन ऐसे की। नंबर 1 बोथ आर प्रोटीन इंटरेक्शन डिटेक्टिंग मेथड्स। दोनों ही प्रोटीन इंटरेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए मेथड्स हैं। यूज़ वन प्रोटीन एज अ बेट प्रोटीन, दोनों में ही एक प्रोटीन को एज अ बेट प्रोटीन जो है इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड लेवल पे क्या है, थर्ड सिमिलरिटी क्या है कि एनालाइज बाय एसडीएस पेज। दोनों को एसडीएस पेज से जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वेस्टर्न ब्लॉट से भी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री से भी। और फोर्थ सिमिलरिटी क्या है कि ईजी हैं एंड कन्वीनियंट हैं और लो कॉस्ट मेथड्स हैं टू आइडेंटिफाई प्रोटीन इंटरेक्शंस। नेक्स्ट वन इज टैंडम एफिनिटी प्योरीफिकेशन। टैंडम एफिनिटी प्योरीफिकेशन क्या है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ प्योरीफाइड बाय द यूज़ ऑफ एपिटोप टैग। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि हमारी जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट होती है, जिसका हमने फाइंड आउट करना होता है कि किस किस के साथ इंटरेक्शन कर सकती है, किस के साथ नहीं कर सकती, उसको हम प्योरीफाई कर लेते हैं किससे, बाय द यूज़ ऑफ एपिटोप टैग। कोई भी एपिटोप टैग की मदद से। एपिटोप टैग्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये होते क्या हैं, स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, छोटे छोटे से अमाइनो एसिड्स के स्ट्रेचेस हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे हमने पीसीआर करने के लिए हमें प्राइमर चाहिए होता है 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड बेसिस का। इसी तरह एपिटोप टैग्स होते हैं टैंडम एफिनिटी प्योरीफिकेशन में प्रोटीन को प्योरीफाई करने के लिए। तो वो जो टैग्स होते हैं छोटे छोटे स्मॉल थोड़े से अमाइनो एसिड 10, 15, 20 अमाइनो एसिड्स का स्ट्रेच पे मुश्तमिल होते हैं। प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इज फ्यूज़ विद एपिटोप टैग। अब जो आपकी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको फ्यूज़ कर दिया जाता है विद एपिटोप टैग, यानी कि समझने के प्राइमर को आपके डीएनए ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है बाइंड करवा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके एपिटोप टैग को आपकी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है फ्यूज़ करवा दिया जाता है। प्रोटीन्स विद सच टैग्स आर प्योरीफाइड बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो प्रोटीन्स हैं जिनको हमने टैग कर दिया है, इनको आप प्योरीफाई कर सकते हो कैसे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की मदद से। तो वो वाली तमाम प्रोटीन्स जो कि एपिटोप टैग के साथ बाइंड नहीं हुई वो तो पहले ही ल्यूट आउट हो जाएंगी। सिर्फ आपकी ही स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो कि टैग के साथ बाइंड हुई हैं वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी की मदद से आपके पास जो है वो सेपरेटली एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। Protein is passed over a matrix of Sapphoros beads containing a protein having affinity for the epitope. Proteins को पास किया जाता है किससे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर Sapphoros beads से पास किया जाता है। तो और उन Sapphoros beads पे क्या होता है कि प्रोटीन हैविंग एफिनिटी फॉर द एपिटोप जो है वो बाइंड हुई होती है, जिससे आपको जो है आपकी जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उस एपिटोप टैग की मदद से उस कॉलम के साथ चिपक जाती है, जबकि बाकी प्रोटीन्स जो है वो लीव आउट हो जाती हैं। 2 एपिटोप्स आर अटैच्ड टू द प्रोटीन टू बी प्योरीफाइड। 2 तरह के एपिटोप्स जो हैं वो प्रोटीन, जिस प्रोटीन को आपने प्योरीफाई करना उसके साथ बाइंड किए जाते हैं। नंबर 1 इज़ प्रोटीन ए, डैट इज़ आईजीजी बाइंडिंग डोमेन, जो क्या होती है आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, यानी कि एंटीबॉडी जी के साथ
बाइंडिंग डोमेन होती है उसकी, और दूसरी आपके प्रोटीन कौन सी होती है, दूसरा एपिटोप कौन सा होता है, कॉमोडिलिन बाइंडिंग डोमेन, CBD, इसको CBD डोमेन भी कहते हैं, कॉमोडिलिन बाइंडिंग डोमेन। ये आपके कॉमोडिलिन के साथ बाइंड करती है, कहाँ पर, सेफरोज बीड के ऊपर जो प्रोटीन लगाई हुई है उसके साथ। प्रोटीन प्रिपरेशन इज पास्ड ओवर अ कॉलम ऑफ IgG कंटेनिंग सेफरोज बीड्स। आपकी जो प्रोटीन प्रिपेयर आपने की है उसको पास कर देते हो, कहाँ से, कॉलम से IgG कंटेनिंग सेफरोज बीड्स के साथ। बाउंड प्रोटीन्स आर इल्यूटेड बाय चेंज इन आयनिक कंसनट्रेशन। जो जितनी प्रोटीन्स जो हैं वो एपिटॉप के साथ IgG के साथ बाइंड कर जाती हैं, वो सारी की सारी वहाँ पे रह जाती है, और उनको फिर आप जो आयनिक कंसनट्रेशन चेंज करके जो वहाँ से ल्यूट आउट कर लेते हो। द इल्यूटेड प्रोटीन इज डाइजेस्टेड विद TEB प्रोटीएज, एक स्पेसिफिक प्रोटीएज है, और वहाँ से फिर क्या किया जाता है कि जो एपिटोप है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और फिर IgG को भी रिमूव कर दिया जाता है। देन प्रोटीन इज पास्ड ओवर कॉलम ऑफ सेफरोज हैविंग कॉमोडिलिन अटैच्ड टू बीड्स। फिर क्या किया जाता है कि प्रोटीन को पास किया जाता है किससे, सेफरोज हैविंग कॉमोडिलिन अटैच्ड टू बीड्स, उसके साथ जो है वो उसको पास आउट किया जाता है ऐसे सेफरोज को जिसके अंदर कॉमोडिलिन अटैच हुआ हुआ, ताकि आपकी जो स्पेसिफिक प्रोटीन है उसके अंदर जो CBD डोमेन थी वो कॉमोडिलिन के साथ बाइंड कर जाए। तो कॉमोडिलिन जो सेफरोज के साथ हमने लगाया हुआ है वहाँ पे वो फिर उसके साथ ही ल्यूट आउट हो जाएगी। प्रोटीन हैविंग एफिनिटी फॉर कॉमोडिलिन विल बी रिटेन्ड एंड इल्यूटेड बाय चेंजिंग आयनिक कंसंट्रेशन। तो वो वाली तमाम प्रोटीन्स जिनकी एफिनिटी होगी कॉमोडिलिन के साथ बाइंड करने की वो बाइंड कर जाएंगी, बाकी सारी प्रोटीन्स पहले ही ल्यूट आउट हो जाएंगी। अब ये जो आपकी बाउंड प्रोटीन्स हैं इनको आप दोबारा से आयनिक कंसंट्रेशन में, आयनिक स्ट्रेंथ में चेंज लाकर जो है वहाँ से उतार सकते हो और अपनी स्पेसिफिक प्रोटीन्स को अलग कर लोगे। प्रोटीन इज़ प्योरीफाइड, अब आपके पास प्रोटीन जो है प्योरीफाई हो गई है, अब आप इसकी जो है मास स्पेक्ट्रोमीट्री कर लोगे। मास स्पेक्ट्रोमीट्री करने के बाद आपको उसका मास और उसका समहाउ पता चल जाएगा कि इसको सीक्वेंस वगैरह क्या है, अगर आप उसको जो है वो डीनेचर कर लो तो। मास स्पेक्ट्रोमीट्री ऑफ इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स, अब आपने क्या करना है कि जो इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स थी उनकी मास स्पेक्ट्रोमीट्री कर लेनी है। द प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑब्टेन्ड आफ्टर टैप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ स्पेक्ट्रोमीटर। टैप क्या है, हमारा प्रोसीजर है, दैट इज़ कॉल्ड टैंडम एफिनिटी प्योरीफिकेशन, इसको TAP टैप भी बोल सकते हो आप फॉर द एब्रीवेशन। तो डिफरेंट प्रोटीन्स आर आइडेंटिफाइड मास स्पेक्ट्रोमीटर में, चूँकि ज़्यादा सारी प्रोटीन्स जो है इंटरेक्ट की हुई थी तो वो सारी की सारी मास स्पेक्ट्रोमीट्री में आइडेंटिफाई हो जाएंगी। प्रोटीन सैंपल इज लेबल्ड विद स्टेबल आइसोटोप्स एंड देन कंपेयर्ड फॉर द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट पीक्स इन द टू सैंपल्स। तो डिफरेंट सैंपल्स में प्रोटीन के लेवल को चेक कर लिया जाएगा कि कौन सी प्रोटीन या कौन सी प्रोटीन का कौन से वाला जो आइसोटोप है, आइसोजाइम है, वो किस स्पीशी में या किस सैंपल में ज़्यादा अबंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट कर ली जाएंगी। देन फंक्शनल प्रोटीन माइक्रो एरे, फिर क्या किया जाएगा, मास स्पेक्ट्रोमीट्री करने के बाद फंक्शनल प्रोटीन माइक्रो एरे किया जाएगा। प्रोटीन एरे कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास स्लाइड ऑन विच एंटीबॉडीज़ आर प्लेस्ड एट नॉन लोकेशंस। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो नॉन लोकेशंस पे ग्लास स्लाइड के ऊपर लगाई हुई होती हैं। ग्लास स्लाइड कैसी होती है, वो वाली ग्लास स्लाइड जो आप माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हो, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जो होती है बिल्कुल उसी तरह से ग्लास स्लाइड होती है छोटी सी, उस पर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्लेस की हुई होती हैं नॉन लोकेशंस पे। अब जो आपके पास जितनी भी मास स्पेक्ट्रोमीट्री के बाद जितनी भी प्रोटीन्स आइडेंटिफाई हुई हैं उन सारी की सारी प्योरीफाइड प्रोटीन्स को आप जो है वो ग्लास स्लाइड इज देन एक्सपोज टू अ प्रोटीन सैंपल, उस प्रोटीन सैंपल के साथ ग्लास स्लाइड को एक्सपोज कर देते हो। द प्रोटीन्स इन द सैंपल रिएक्ट विद द एंटीबॉडी, आपकी जो प्रोटीन्स होंगी, जितनी भी उस सैंपल में प्रोटीन्स होंगी वो सारी की सारी उस एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करेंगी। जो इंटरेक्ट कर जाएगी वो पता चल जाएगा कि ये प्रोटीन इस एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, बाकी वाली जो प्रोटीन्स है वो उनको इल्यूट आउट कर दिया जाता है। द फिक्स पोजिशन ऑन द स्लाइड आइडेंटिफाई द इंटरेक्शन विद द एंटीबॉडी प्रिंटेड ऑन द स्लाइड इन एन एरे एट फिक्स पोजिशंस। माइक्रो एरे इज यूज टू डिटरमिन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स इन अ सेल टाइप ग्रोन अंडर डिफरेंट ग्रोथ कंडीशंस। तो माइक्रो एरे को इस्तेमाल किया जाता है कि आपको पता चल जाए कि रिलेटिव अबंडेंस क्या है किस प्रोटीन की अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। जब आपने अंदर डिफरेंट ग्रोथ कंडीशंस लगाई हुई होती हैं तो उसमें आपने ये देखना है कि किस ग्रोथ मीडियम में सबसे ज़्यादा जो है ये प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है और किस में कम प्रोड्यूस हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए जो भी आप माइक्रो एरे जो है इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर आप एम्प्लॉय कर रहे हो किस टेक्निक को, प्रोटीन इंट्रैक्शन को। और इन सेल टाइप्स from both normal individuals and individuals with a disease grown under similar conditions। इसी तरह नॉर्मल इंडिविजुअल और किसी डिजीज़ इंडिविजुअल में भी प्रोटीन के लेवल को चेक किया जा सकता है कि कौन सी प्रोटीन कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है, किस में डिजीज़ में या कम है या ज़्यादा है, नॉर्मल में कितनी है, कम है, ज़्यादा है, कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चेक की जा सकती हैं, जो कि इवेंचुअली हमें हेल्प आउट करती हैं
कि हम फाइंड आउट करें प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन और डिजीज़ कैसे हो रही है और ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे अक्कर हो रही हैं. प्रोटीन एरे इज़ ऑल्सो यूज टू डिटरमिन द इंटरेक्शंस अमंग प्रोटीन्स. प्रोटीन एरे को जो है वो इंटरेक्शंस को डिटरमिन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. यूज टू डिटरमिन इंटरेक्शंस ऑफ एन एंजाइम विद इट्स सबस्ट्रेट और इनहिबिटर. एक एंजाइम किसी सबस्ट्रेट या इनहिबिटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो भी डिटरमिन किया जा सकता है. 3 काइंड्स ऑफ प्रोटीन माइक्रोएरेज आर यूज्ड. 3 तरह के माइक्रोएरेज जो है वो यूज़ किए जाते हैं. नंबर 1 इज़ एनालिटिकल माइक्रोएरेज, नंबर 2 इज़ फंक्शनल माइक्रोएरेज एंड द थर्ड वन इज़ रिवर्स फेज माइक्रोएरेज. एनालिटिकल, फंक्शनल और रिवर्स फेज माइक्रोएरेज बेसिकली हैं क्या कि एनालिटिकल में माइक्रोएरे के आप नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एनालिटिकल में क्या करते हैं, फंक्शनल में क्या करते हैं और रिवर्स फेज में क्या करते हैं. नेक्स्ट टेक्निक अभी देखते हैं, डैट इज़ इन सिलिको प्रोटीन इंटरेक्शंस. इन सिलिको प्रोटीन इंटरेक्शन इज़ रोजेटा स्टोन मेथड और अप्रोच. इसको आप रोजेटा स्टोन मेथड भी कह सकते हो या रोजेटा स्टोन अप्रोच भी कह सकते हो. कंप्यूटेशनल एनालिसिस होता है ऑफ डाटा अवेलेबल इन द जीनोम डाटा बैंक एंड प्रोटीन डाटा बैंक. बिल्कुल उस तरह से जैसे हमने इन सिलिको पीसीआर किया था अपने मेथड्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, या हमने डिफरेंट ब्लड ब्लास्ट करके देखे थे, तो वो सारी इन सिलिको टेक्निक्स थी जो कि आप कहाँ पे करते हो, ड्राई लैब में, यानी कि अपने लैपटॉप पे बैठे हुए बस ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हो. इसमें आप कोई केमिकल्स, कोई प्रोटीन्स को प्योरीफाई नहीं कर रहे हो, कोई केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हो, कुछ भी बाय हैंड नहीं कर रहे हो. सब कुछ सिर्फ लैपटॉप पे बैठे हुए डिफरेंट डेटाबेसेस और इंटरनेट से सर्च कर करके फाइंड आउट कर रहे हो. तो ये कंप्यूटेशनल एनालिसिस है, यानी कि कंप्यूटर पे बैठ के एनालिसिस करना है ऑफ डाटा. किसका डाटा का अवेलेबल इन द जीनोम डाटा बैंक एंड प्रोटीन डाटा बैंक. वो वाला डाटा जो कि जीनोम डाटा बैंक और प्रोटीन डाटा बैंक में मौजूद है आज तक. Based on the comparison of the association of certain nucleic acid segments in encoded proteins or protein domains in the databanks. किस पे कंपैरिजन को किस पे बेस किया जाता है, इस चीज़ पे बेस किया जाता है कि न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट्स का सीक्वेंस क्या है, एसोसिएशन कैसी है, इनकोडेड प्रोटीन्स कौन सी हैं और वहाँ पे प्रोटीन डोमेन्स जो हैं वो कौन सी प्रेजेंट है डाटा बैंक के अंदर. बेस्ड ऑन द assumption that certain interacting proteins may occur together as a fused protein, Rosetta Stone proteins are identified by analyzing the protein data bank. तो इस एजम्पशन पे कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ इकट्ठी फ्यूज़ करके रह सकती है, तो इस बेस पे जो है वो हम रोजेटा स्टोन प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग दी प्रोटीन डाटा बैंक. इसको कंप्यूटेशनल एनालिसिस की बेस पे यूज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन नेटवर्क और इंट्रैक्टोम्स. इसमें जो हम बेसिकली करते क्या हैं, किस लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम जो एक प्रोटीन नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट कर सकें या इंटरेक्टोम्स को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकें, हमें पता चल सके कि एक मेटाबॉलिक पाथवे में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्रोटीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. तो रोजेटा स्टोन मेथड या अप्रोच क्या है. फॉर एग्जांपल प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी में बी कंसिडर्ड एज इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स. कंसिडर कर लें, खुद से फ़र्ज़ कर लें कि प्रोटीन ए और प्रोटीन बी जो हैं वो इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स हैं. इफ़ दे अपीयर्ड एज अ सिंगल फ्यूज प्रोटीन, अगर ये दोनों प्रोटीन्स सिंगल फ्यूज प्रोटीन के तौर पे पाई जाती हैं. सिंगल फ्यूज प्रोटीन का मतलब है कि प्रोटीन ए के साथ ही प्रोटीन बी भी लगी हुई हो इन सम ऑर्गेनिज्म आफ्टर सर्चिंग द प्रोटीन डाटा बैंक. और हमने जो है ये ज्यूम कर लिया कि ये जो है फ्यूज तौर पे पाई जाती है. तो आप लोग नीचे स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ए क्या है, एक्स 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 एक्स. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बी क्या है, ओ ओ ओ ओ ओ. स्ट्रक्चर ऑफ रोजेटा क्या होगा, एक्स 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 एक्स. आगे उसी के साथ ही फ्यूज़ कर दिया है प्रोटीन बी को, डेट इज़ ओ ओ ओ ओ ओ. तो ये आपके पास फ्यूज्ड प्रोटीन है जिसको आप रोजा स्टोन प्रोटीन भी कह सकते हो, या स्ट्रक्चर ऑफ रोजा तो आपके पास आपके सामने ही है, वो भी कह सकते हो, या प्रोटीन फ्यूज ए बी प्रोटीन भी कह सकते हो. सिंथेटिक जेनेटिक मेथड्स टू डिटरमिन प्रोटीन इंटरेक्शंस. सिंथेटिक जेनेटिक मेथड्स हम भी इन्वॉल्व कर सकते हैं टू डिटरमिन प्रोटीन इंटरेक्शंस. फॉर एग्जांपल सर्टेन सिंगल म्यूटेशन मे नॉट हैव लीथल इफेक्ट्स ऑन द ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हमें पता है कि सर्टेन म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जिनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कोई लीथल इफेक्ट नहीं होता ऑर्गेनिज्म पे, यानी कि वो हो गई है ऑर्गेनिज्म को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, वो एक्सप्रेस नहीं कर रही, ठीक है, ऐसी म्यूटेशन हुई है. बट व्हेन टू पर्टिकुलर म्यूटेशंस अमंग देम आर पुट टुगेदर इन एन ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म इज डिसेबल. बट होता क्या है कि जब दो डिफरेंट सिंगल म्यूटेशंस को एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है तो फिर जो है वो लीथल इफेक्ट जो है वो सामने आते हैं. तो ऐसे सिंथेटिक जेनेटिक मेथड्स की बेस पे भी, यानी कि हम खुद कर रहे हैं ना सिंथेटिकली जीनोमिक जेनेटिक बेस पे, तो इसकी मदद से भी हम प्रोटीन इंटरेक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. अब जाहिर सी बात है, अगर एक इंडिविजुअल में एक म्यूटेशन ए पाई जाती है और वो इंडिविजुअल बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई उसमें सिम्टम्स नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है,
और एक दूसरी म्यूटेशन है डैट इज़ म्यूटेशन बी, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ठीक है, दोनों ही इंडिविजुअल्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बिल्कुल सेहतमंद हैं, उनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, उनमें कोई डिजीज़ नहीं है। अब जब आपने वो दोनों म्यूटेशन ए एंड म्यूटेशन बी एक ही ऑर्गेनिज्म में इनकॉर्पोरेट कर दी, अब क्या हो गया कि जी लीथल इफेक्ट सामने आ गए, ऑर्गेनिज्म तो मरने पे आ गया है, इतनी इसको डिजीज़ लग गई हैं। तो अब क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि समहाउ ये दोनों म्यूटेशंस मिल के जब एक ही इंडिविजुअल में आती हैं तो क्या करती हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाती हैं जो वो प्रोटीन्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर लेती हैं, और उन प्रोटीन्स के इंट्रैक्शन से फिर जो है वो लीथल चीज़ें जो है प्रोड्यूस होती हैं, लीथल डिजीज़ आ जाती हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म के लिए लीथल हो जाती है, उस ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। तो इससे भी हम प्रोटीन इंट्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस डेफिनेशन सजेस्ट दैट द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज जीन्स इंटरेक्ट टू कंट्रोल द फिनोटाइप, कि ये जो जीन्स हैं जिनमें म्यूटेशन हुई थी, इनकी प्रोटीन्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं ताकि फिनोटाइप को कंट्रोल किया जा सके। मोर देन 4000 सच म्यूटेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन यीस्ट। 4000 ऐसी म्यूटेशंस जो हैं वो यीस्ट में ही अकेली जो है वो आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। डैट में कॉज लीथल इफेक्ट्स व्हेन टू पर्टिकुलर म्यूटेशंस अकर टुगेदर इन यीस्ट सेल्स। जब दो या दो से ज़्यादा जो है वो म्यूटेशंस ये इन 4000 में से अगर इकट्ठी हो जाएं एक ही यीस्ट में, तो फिर लीथल इफेक्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं यीस्ट के अंदर। नेक्स्ट प्रोटीन इंटरेक्शन डेटाबेसेस हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले डेटाबेस ऑफ इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स है, DIP भी इसको कहते हैं, डेटाबेस ऑफ लिगेंड रिसेप्टर प्रोटीन है जिसको DLRP भी कहते हैं। फिर हमारे पास BND है, हमारे पास MIPC है, PS है, हमारे पास PIM है, हमारे पास ग्रिड है, हमारे पास MENT है। तो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, PDB है, जिनको जो प्रोटीन इंटरेक्शन डेटाबेसेस हैं जिनको हम प्रोटीन की इंटरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इनके URLs आगे दिए हुए हैं, यू कैन सर्च एंड यू कैन एक्सप्लोर दीज URLs टू फाइंड आउट द डिफरेंट इंटरेक्शंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स और द प्रोटीन्स ऑफ योर ओन इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल PPI डेटाबेसेस हैं, प्रोटीन इंट्रैक्शंस की डेटाबेसेस में, और डेटाबेसेस हैं जैसे कि क्योराजिन ड्रोसोफिला इंट्रैक्शंस डेटाबेसेस है, क्योराजिन यीस्ट इंट्रैक्शंस डेटाबेस है, और सैक्रोमाइसिस जीनोम डेटाबेस है SGD। तो these are different databases which you can employ, which you can use to determine or to find out the different interactions between different proteins of different organisms. तो आप लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी प्रोटीन्स किसके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। So students, this is all about today's lecture.